तो मैं हमारे प्रोफेसर हमारे आरसी धीमान साहब, मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट respected Professor Mr. R.C. Diwan sir to share his precious view on Indian Constitution. माननीय आरसी दीवान साहब आप आए और हमारा जो दूसरा सेशन है संविधान वाचन का, आप आए और अपना हमें संविधान से अवगत कराएं। धन्यवाद योगेश जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। देश के समस्त नागरिकों के समक्ष यह हमारा डिक्लेरेशन है जिसको मैं हर वेबिनार में प्रस्तुत करता हूं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस डिक्लेरेशन के संबंध में सभी लोग जानकारी रखते हैं, तो इसको रिपीट करने की आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता हूं, क्योंकि प्रत्येक सोमवार को यह डिक्लेरेशन प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य रूप से जो है मैं इस डिक्लेरेशन में यह घोषणा करता हूं कि मैं भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं और भारत के संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान है उनमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली और धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पे जो विभेद है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। और मैं संवैधानिक प्रोविजंस जो हैं भारत के संविधान के अंदर, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी, इन फंडामेंटल जो बेसिक राइट्स हैं मनुष्य के, उन सबका समर्थन करता हूँ। ऐसा लगता है स्लाइड शेयर नहीं हो रही है। स्लाइड आप लोग को शेयर हो रही है? जी सर। ठीक है, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, पूर्व एमएलसी, विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय धर्म प्रकाश भारती जी के अथक प्रयास के माध्यम से इस भारत देश के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को देश के नागरिकों को निःशुल्क प्रदान करने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के
कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, जिनके अथक प्रयास से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त कार्यक्रम पूरे भारत देश के अंतर्गत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है वेबिनार, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से जा रहे हैं। उनके कुशल नेतृत्व की प्रशंसा किए बगैर जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। तो यह एक सफलता जो हासिल हुई है उसमें माननीय बादल सिंह बौद्ध जी का भी बड़ा योगदान है। भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त राष्ट्रीय और प्रादेशिक और जिला वार्ड स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक, उपासिकाओं और जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसका विस्तार मैं देख रहा हूँ कि भारत के बाहर भी, जैसे नेपाल है या कुछ अन्य देशों में भी हमारे पदाधिकारी बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों को मैं इंडिकेट करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो बहुजन सफरनामा के नायक माननीय दीना भाना जी की जयंती पे आज चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में एडवोकेट के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिहार, इंजीनियर संतोष कल्याण जी इंदौर मध्य प्रदेश, माननीय अनिल भाऊ वानखेड़े जी अमरावती महाराष्ट्र एवं अन्य वक्ताओं ने जो विचार दिए वह मैंने बड़े ध्यान से जितना संभव हो सका है सुना है। उसके बाद आज 8 बजे से जो संविधान वाचन का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय तुलसीदास लंगी जी, जो कि प्रदेश संयोजक जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से बिलोंग करते हैं। और इस कार्यक्रम का संचालन माननीय योगेश गौतम जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के द्वारा प्रस्तावित है, किया जा रहा है। भारत के संबंध में 2 शब्द दीना भाना जी के संबंध में मैं व्यक्त करते हुए संविधान के प्रावधानों के ऊपर आता हूं। अभी मैं वक्ताओं को सुन रहा था, बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई जो कि मुझे पहले शायद स्मरण में नहीं थी। तो जैसा कि दीना भानु जी का जो है जन्म 28 फरवरी 1928 को हुआ। आज जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण कर रहे हैं और उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। 29 अगस्त 2006 को बहुजन समाज के अंदर अलख जगाने वाले दीना भाना जी का जीवन समाप्त हो गया। दीना भाना जी के संबंध में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पेट्रोल की तरीके से है, परंतु उस पेट्रोल में माचिस की तीली जलाकर उसे ज्वाला में परिवर्तित करने का काम जो है दीना भाना जी ने किया। पेट्रोल चाहे जितना बेहतरीन
चाहे जितना रखा हो, अगर उसका यूटिलाइजेशन ना हो तो व्यर्थ हो जाता है, रखा ही रहेगा। किसी व्यक्ति में काबिलियत चाहे जितनी हो, मुझसे ज़्यादा कानून की जानकारी हो, मुझसे ज़्यादा उसमें एनर्जी हो, परंतु यदि उसकी एनर्जी, उसकी काबिलियत समाज के काम नहीं आ रही है, तो व्यर्थ है। तो दीनबंधु वाल्मीकि जी ने बहुजन समाज नामक जो पेट्रोल पूरे भारत के अंदर पड़ा हुआ था, उसमें एक छोर पर मानवर कांशीराम जी में एक बाबा साहब नामक माचिस की तीली जलाकर छुआ दी। जिस व्यक्ति में पेट्रोल होगा वो जल उठेगा, और जिस व्यक्ति में पेट्रोल नहीं होगा, समाज के प्रति कुछ करने की लगन नहीं होगी, उसमें कितनी भी माचिस की तीली जला दो, काम नहीं आएगी। तो मानवर कांशीराम साहब में जो आपने बाबा साहब का विचार प्रस्तुत किया, डाला, तो उनके अंदर ज्वाला पैदा हुई, और फिर उस ज्वाला ने पूरे देश के अंदर उन सभी व्यक्तियों में ज्वाला पैदा कर दी जिनमें कुछ करने की चाहत थी, और बहुजन आंदोलन पूरे देश के अंदर बढ़ने लगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वो एक आविष्कारक थे, साइंटिस्ट थे। जिस तरीके से उन्होंने समाज में एक व्यक्ति को जगा दिया, अगर काबिल व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, जिसमें टैलेंट है, ऐसे व्यक्तियों का को अगर जो है टारगेट करके, जैसे एक व्यक्ति मानवर कांशीराम साहब को जो है दीनबंधु जी ने टारगेट करके उनमें अलख जगा दी। मानवर कांशीराम जी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी फार्मूले को आगे बढ़ाया है। एक व्यक्ति जिसमें टैलेंट है, उस व्यक्ति में अलख जगा दी, तो ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में अगर टैलेंट जिनमें है, उनमें अलग जगह दी जाए, तो उनके टैलेंट का इस्तेमाल बहुजन समाज के लिए किया जा सकता है। तो ये जो है, जो निष्कर्ष मानवर कांशीराम जी के मेरा अपना अंदाजा है कि निकल कर आया, और उसी विचार ने जो है मानवर कांशीराम जी को पंप सेट बनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तक पढ़ी, और पुस्तक पढ़ने के बाद जो है वह प्रज्वलित हो गए। तो हर व्यक्ति में अलग अलग टैलेंट होता है। जिन व्यक्तियों में बेहतर टैलेंट है, जिनमें लीडरशिप है, जो योग्य हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अगर ऐसे लोगों में जो है ऐसे लोगों को प्रज्वलित कर दिया जाए, तो जो काम जो है 100 साल में होने वाला है, ये पढ़े लिखे लोग सन की प्रकृति के होते हैं। जब इनके दिमाग में कोई बात बैठ जाती है तो ये कर डालते हैं। और शासन और सत्ता को चलाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, क्षमता बहुत जरूरी है, टैलेंट होना बहुत जरूरी है, तर्क और वितर्क करने के लिए टैलेंट होना बहुत जरूरी है। और जब हम आज के आधुनिक युग की बात करें, तो जो है पुस्तकें जो है शस्त्र का काम करती हैं, ज्ञान का ही काम नहीं करती। शस्त्र जो है, जो शास्त्र हैं, वो शस्त्र का भी काम करते हैं। तो जो अभी पूर्व वक्ताओं ने जो है बात कही कि जो है दीनबंधु जी और शायद खापड़े जी ने जो है मिल करके जो पुस्तक मानवर कांशीराम जी को भेंट करी,
तो वह पुस्तक बाबा साहब ने बहुत पहले लिख दी थी। वह तलवार जो जिसे हम कहें कि शस्त्र का काम करती है, वह पुस्तक बाबा साहब ने बहुत पहले लिखी थी और उन्हें मालूम था कि आने वाले कल में ये पुस्तक शस्त्र का काम करेगी। आज हमारे समय में हमारा समाज तैयार नहीं है, लेकिन 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, कभी भी जो है ये शस्त्र इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने टूल्स तैयार किए थे बाबा साहब ने, और उस टूल्स को उठा करके जो है दीनवाना वाल्मीकि जी ने और खापड़े जी ने जो है उन कुमानवर जी को वो टूल्स दे दिया। और वह टूल्स देने का मतलब ये हुआ कि बाबा साहब की दिया हुआ जो है शस्त्र मानवर कांशीराम जैसे योग्य व्यक्ति के हाथ में आ गया, तो उन्होंने उस शस्त्र को चला दिया, पूरे देश में चला दिया। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर सिर्फ जो है इतना है कि टूल्स को तैयार करने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। पुस्तकों को आज के हालात के हिसाब से पुस्तकों को लिखने की ज़रूरत है। आज के हिसाब से जो है, जो संघर्ष चल रहा है, उन हालातों को देखते हुए मार्गदर्शन करने के लिए पुस्तकों की ज़रूरत है। यदि हमारे समाज के लेखकों का समूह बनाया जाए, राइटर्स का समूह बनाया जाए और बना करके उनको नए टूल्स सृजित करने का भी काम सौंपा जाए, बाबा साहब की द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के साथ जो है, उन पुस्तकों को भी जो है मंच बना करके और वह पुस्तकें समाज के लोगों को बाँटी जाएँ, तो मेरा मानना है कि जो है अगर हम 100 किताब बाँटते हैं तो 80 किताबें भले ही बेकार चली जाएँ, लेकिन 20 किताब जो है लोग पढ़ेंगे ज़रूर और 20 लोग जागेंगे ज़रूर। तो वक्तव्य के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से समाज को उनके पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। और यह काम जो है इसका आरंभ जो है पुस्तकों का पढ़े-लिखों के माध्यम से अधिकारियों को, विधायकों को, सांसदों को, वकीलों को, न्यायाधीशों को उन पुस्तकों को देना चाहिए, क्योंकि अब एक टैलेंटेड व्यक्ति अगर जाग गया, अगर हमने 1000 पुस्तकें बाँटी जिसमें 100 टैलेंटेड व्यक्ति जाग गए, तो वो दसियों हज़ार आदमी को तैयार करने की, तर्क-वितर्क करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से जो है, जो बहुजन सफरनामा चल रहा है, दीनवाना जी का जो सपना था कि देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता का राज हो, सुपरमेसी ऑफ द कास्ट, सुपरमेसी ऑफ द रिलीजन, सुपरमेसी ऑफ द सेक्स जैसी जो है व्यवस्था जो संविधान विरोधी है, वह समाप्त हो। तो ये दीनवाना जी के संबंध में मेरे 2 शब्द और मेरे अपने विचार जो है, जो मेरी समझ में आए मैंने बताए। अब हमने मूल जगह पे आते हैं, संविधान पे। तो संविधान की जब हम बात करते हैं, तो संविधान की जो शिक्षा है, वह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने स्तर से देश के नागरिकों को प्रदान कर रही है। आज जो संविधान के अंदर अनुच्छेद है वह 83 है। निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान करना हमारे देश की सरकार का भी उद्देश्य है, और पूरे भारत देश के अंदर जो है विधिक सहायता के अंदर चलाए जाते हैं, विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है ताकि लोगों को कानून की जानकारी हो। परंतु एक बड़ी अजीब सी बात है कि जिस देश के अंदर लोग कानून को नहीं जानते हैं, उस संबंध में भी यह एक जो है बिंदु है कि भारत देश के अंदर यह मानकर कानून चलता है कि भारत के कानून की जानकारी देश के समस्त नागरिकों को है। भारत देश के अंदर
जो भारत के समस्त नागरिक हैं उनको कानून की जानकारी है। और भारत देश की सीमाओं के अंदर जब कोई विदेशी प्रवेश करता है तो उसके संबंध में भी यह विधि धारणा करती है कि आप भारत की सीमाओं के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो भारत की विधियों को समझ करके प्रवेश कर रहे हैं। आपको इस संबंध में यह माना जाता है कि आपने भारत की विधियों को समझ लिया है। तो यह विधिक दृष्टिकोण है। मैं इस दृष्टिकोण को रखने के पीछे उन कारणों पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जो है भारत के अंदर कानून के राज को अगर सफल करना है तो ये एक मजबूरी हो सकती है, परंतु लंबे समय तक इसी दृष्टिकोण को बनाए रखना और लोगों को कानून की जानकारी ना होना, भारत के संविधान की जानकारी ना होना और यह मान के चलना कि आपको भारत के संविधान की जानकारी है, अन्य विधियों की जानकारी है और आप उसके अनुरूप काम करिए, यह अपेक्षा करना मुझे युक्त नहीं लगता है। मुझे यह न्यायोचित नहीं लगता है। इसलिए ये जो बिंदु है कि विधि की भूल क्षम नहीं है, विधि की भूल क्षम नहीं है, तथ्य की भूल क्षम है। तो अगर कोई मजदूर ये कहता है कि हमको भारतीय दंड संहिता के अंदर जो आपराधिक विधियां हैं उसका पता नहीं है, या भारत के संविधान का पता नहीं है, या हमें अन्य विधियों का पता नहीं है, इसलिए ये घटना घट गई है और इसलिए जो चीज मुझे पता ही नहीं उसकी अपेक्षा क्यों की जाती है हमसे, तो ये क्षम्य नहीं माना गया। विधि की भूल क्षम्य नहीं है और तथ्य की भूल क्षम्य है। तो यानी कोई अगर फैक्ट आप भूल गए हैं तो वो तो आपके माफ हो जाएंगे, लेकिन कानून के संबंध में यह धारणा की जाती है कि कानून आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आपसे अगर कानून की चूक होती है तो आपको दंड मिलना चाहिए। तो ठीक है, शुरुआती दौर में जब लॉर्ड मैकाले ने जो है भारतीय दंड संहिता बनाई, उस समय जो है उन्होंने रेड कलर की एक पुस्तक छपवाई थी और जो है देश के समस्त जगह पर जो है उसका प्रचार प्रसार किया गया था कि एक आपराधिक विधि है, इसके कानून का पालन करना जरूरी है। डुगडुगी बजा करके प्रचार प्रसार करके उन कानूनों को बताया गया था, समझाया गया था। आज भारत देश के अंदर बहुत सारे टीवी चैनल हैं। क्या एक लीगल एजुकेशन को प्रदान करने के लिए चैनल नहीं हो सकता है जो लगातार जो है भारत के संविधान के प्रावधानों को बताता रहे? क्योंकि जब देश के नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि कानून की जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसके विरुद्ध अगर कोई काम करते हैं तो आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। यानी ये मान लिया जाता है कि भारत के अंदर सभी नागरिक का पेट भरा हुआ है और अगर कोई चक्कर खा के गिर गया तो फिर उसको दंड मिलेगा। तो ये युक्त मुझे नहीं लगता है। परंतु बड़े सौभाग्य की बात है हमारे देश के नागरिकों के लिए कि जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उन जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं। सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है, लेकिन जिस तरह से विधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और जागरूकता अभियान चल रहा है और इतने वर्षों में जो है हम अचीव नहीं कर पाए कि लोगों को संविधान की जानकारी हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो है ये विफलता की समीक्षा सरकार की होनी चाहिए। और अगर जो है सरकार जो है देश के नागरिकों को विधिक शिक्षा देने में असफल होती है तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जैसे संगठनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां जो है देश के नागरिकों को संवैधानिक शिक्षा प्रदान करें। तो इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो संस्थापक हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, बादल सिंह बौद्ध जी और अन्य पदाधिकारी जो कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए काम कर रहे हैं, वह एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। ऐसा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं कि जब संविधान का पालन करने वाली
संवैधानिक सरकार कोई ऐसी आ जाती है जो इन विचारों से जो है दृष्टिकोण रखती है, तो ये सब लोगों का नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पेंशन मिलती है, उसी तरीके से इन सब लोगों का कृत्य है और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मेरा विचार है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संबंध में। और जो अनुच्छेद 83 है वह संसद के सदनों की अवधि की बात करता है। संसद क्या होती है इस संबंध में बता चुका हूँ। संसद के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, दूसरा लोकसभा और तीसरा है आपकी राज्यसभा। ये तीनों को मिलाकर संसद कहा जाता है। तो अब अनुच्छेद 83 के अंदर जो संसद है उसकी अवधि की बात हो रही है कि उसका ड्यूरेशन कितना होगा संसद का। तो राज्यसभा और लोकसभा जो 2 सदन है, उसमें राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा स्थायी सदन है और उसका वह डिजॉल्व नहीं हो सकता, वह भंग नहीं हो सकता, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। पहला पॉइंट लिखा है 83 में। मतलब राज्यसभा को आप लोकसभा की तरह विखंडित नहीं कर सकते कि भाई चलो लोकसभा भंग, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया देश में। परंतु राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये डबल व्यवस्था है। लोकसभा में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सीधा प्रत्यक्ष रूप से अपने सांसद भेजते हैं और 5 वर्ष के लिए भेजते हैं और 5 वर्ष तक वह कार्यकाल करते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और 5 साल बाद फिर जो है उनका निर्वाचन होता है। एक नई जो है संसद तैयार होती है, ये निर्वाचित सरकार होती है। तो अब जब इलेक्शन का दौर आता है तो एक अलग से जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में राज्यसभा काम करती है, जो भंग ही नहीं होती, वो परमानेंट स्थायी बॉडी है। इसलिए रखी गई है कि अगर वो भी भंग होती तो फिर लोकसभा ही भंग है, राज्यसभा ही भंग है, तो देश कैसे चलेगा। तो इसके लिए एक अलग व्यवस्था रखी गई है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह हर 2 वर्ष में अंतिम समय में जो है रिटायर्ड होते हैं। अब 1/3 सदस्य जो है इसमें रिटायर्ड होते रहते हैं और नए उनकी जगह पर इलेक्ट होकर के आते रहते हैं। माननीय प्रोफेसर साहब, आज स्लाइड शो नहीं करा रही है। हाँ, कुछ कारण है। अब ये शायद वायरस की समस्या हो सकती है। जी जी, कोई नहीं सर। चल रही है। एक बार मैं इसको बंद करके फिर से शेयर कर देता हूँ, है ना। क्यों नहीं हो रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन पूछा था मैंने, तो एक बार बंद करके करता हूँ। आई? जी सर, जी सर, हो गई शेयर। हाँ, तो अब संसद जो है एक तरीके से स्थायी होती है, उसका विघटन नहीं होता, वह भंग नहीं होती है। उसके अंदर जो सदस्य होते हैं वह हर 2 साल के अंतिम समय में जो तिथि होती है उनकी, वह उस पर जो है 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा स्थायी सदन मतलब जो है हर 5 साल में उसमें निर्वाचन होता है और 5 साल में जो उसका निर्वाचन होता है
वह कार्यकाल पूरा होने तक काम करते हैं अथवा जब तक कि लोकसभा भंग नहीं हो जाती है। राष्ट्रपति जी अगर भंग कर देते हैं तो भी वो जो है समाप्त हो जाती है, या जितने कार्यकाल के लिए जो है चुनी गई है 5 वर्ष के लिए उतने समय तक काम करती है। यह लोकसभा के सदस्यों का चुनाव पूरे सदस्यों का इकट्ठा होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका 1/3 सदस्यों का 2 साल के अंत में जो है इलेक्शन होता है। और वो जो 2 साल बाद जो सीट वो जो जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है वो अपना हर 2 साल में रिटायर होते हैं, 2 साल में जो है नए सदस्य आते रहते हैं। इस तरीके से जिनका कार्यकाल पूरा नहीं होता वो बने रहते हैं और जिनका कार्यकाल समाप्त होता है वो हटते जाते हैं और सदन बना रहता है, सदन नहीं समाप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं यदि जो है राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह 2 वर्ष में जो है नए-नए इलेक्शन होते रहते हैं और 1/3 सदस्यों पर जो है वो नियुक्त होते रहते हैं। अब जो है आपातकाल की स्थिति क्या होती, लोकसभा कभी-कभी भंग हो जाती है। जब लोकसभा पहले बहुत भंग हो जाती थी, राष्ट्रपति के द्वारा भाई बहुमत नहीं होता था, तो वह भंग हो जाती थी। अब इधर तो बहुत दिनों से नहीं दिखी, कई वर्षों से भंग होते हुए। प्रदेश की जो है विधानसभाएं भी भंग हो जाया करती थी, इधर नहीं दिख रही है। परंतु जब आपातकाल लागू होता है, तो उस समय जो है क्या स्थिति रहती है? तो आपातकाल की स्थिति में संसद का कार्यकाल अगर 5 वर्ष पूरा हो रहा है और आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लग गई है, तो 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और 1 वर्ष कंप्लीट हो गया और इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वह एग्जीक्यूट नहीं है, तो उस दशा में मैक्सिमम 6 महीने तक जो है कार्यकाल लोकसभा का बढ़ाया जा सकता है। परंतु 1 वर्ष और 6 महीने का जो ये कार्यकाल का विस्तार हो रहा है लोकसभा का, वह तभी होगा जब इमरजेंसी लगी होगी, आपातकाल की स्थिति आ जाएगी। अन्यथा लोकसभा जो है 5 वर्ष तक ही जो है चलेगी। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका जो प्रथम अधिवेशन होता है जिस तारीख को, और उस अधिवेशन से वह 5 वर्ष तक है आगे चलती है। 5 वर्ष के बाद उसका इलेक्शन निश्चित है। अगर इलेक्शन को टालना है तो एक ही रास्ता है कि फिर देश में इमरजेंसी लग जाए। तो इमरजेंसी से जो है हमारे देश के लोग वाकिफ हैं, एक बार लग चुकी है, और उसका कारण जो है इमरजेंसी लगने का कारण इमरजेंसी के प्रोविजंस में व्याख्या किया गया है। उस पर जब आएंगे तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब ये जो है 83 समाप्त हो जाता है। 83 को संक्षेप में समझ लीजिए। अनुच्छेद 83 के अंदर यह बताया गया है कि संसद में जो राज्यसभा है वह विघटित नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, राज्यसभा
प्रत्येक द्वितीय वर्ष के अंतिम समय में उसके सदस्य 1/3 सेवानिवृत्त होंगे। ये राज्यसभा के संबंध में है। और जो सीटें खाली होंगी उस जगह पे इलेक्शन होगा, नए सदस्य आएंगे। तो राज्यसभा के संबंध में संसद की जो सदस्यता, जो संसद की जो अवधि है, उसके संबंध में बताया गया T3 में कितना टाइम चलेगी, उसका कितना ड्यूरेशन होगा। लोकसभा 5 साल के लिए होती है। इमरजेंसी यदि लागू हो गई है तो 5 साल से वह 6 साल हो सकती है। 1 साल उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और मान लीजिए कि इमरजेंसी लागू हुई और समाप्त हो गई और 1 साल पूरा हो गया है और उसके बाद यदि जो है उद्घोषणा है नहीं, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड नहीं है, तब भी अगर जो है लोकसभा का कार्यकाल मैक्सिमम बढ़ाया जाना अपेक्षित है, किन्हीं कारणों किन्हीं परिस्थितियों से, मान लो निर्वाचन ही नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसे कारण, कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि जो है नई सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है, तो मैक्सिमम जो है 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता है, 1 साल बढ़ाया जा सकता है और जो है उद्घोषणा न रहने पे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। ये इसका कार्यकाल है। अब हम लोग बात करते हैं संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। क्योंकि लोकसभा में, राज्यसभा में पहुंचने के लिए कुछ काबिलियत होनी चाहिए। पहले क्या होता था, राजतंत्र जब हुआ करता था तो राजतंत्र में राजा बनने का अधिकार सिर्फ रानी के पेट से जन्मे हुए बेटे को होता था। ओनली वन ऑफ दैट पर्सन, केवल वही एक व्यक्ति होता था जो राजा बन सकता था। राजा बनने की योग्यता सिर्फ इतनी थी कि वह राजा और रानी का पुत्र हो। प्रजा के अंदर से कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था, उसको राजा बनने का अधिकार नहीं था। प्रजा का पुत्र प्रजा ही होगा, राजा का पुत्र राजा ही होगा, यह सिद्धांत था। परंतु जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ तो प्रजा का बेटा प्रजा होगा और राजा का बेटा राजा होगा, यह सिद्धांत संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य साथियों ने बदल डाला। और क्या हुआ? और यह हुआ कि भारत का समस्त नागरिक संसद का सदस्य हो सकता है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हर सदस्य हो सकता है। यानी कि प्रजा भी राजा बन सकती है। प्रजा तंत्र में प्रजा को राजा बनने का अवसर प्राप्त होता है। यानी लोकतंत्र में लोगों को राजा बनने का अवसर, यानी संसद बनने का अवसर, सांसद बनने का अवसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का अवसर, MLA बनने का अवसर प्राप्त होता है। राजतंत्र में सिर्फ राजा के और रानी के पुत्र को ही राजा बनने का अवसर प्राप्त होता है। तो भारत के संविधान के लागू होने के बाद भारत में प्रजातंत्र कायम हुआ और प्रजा के लोगों को भी जो है सिर्फ प्रजा ही नहीं रहना है, उन्हें भी जो है संसद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु उस जो
संसद के अंदर जाने के लिए कुछ कंडीशन, कुछ योग्यताएं जो है अनुच्छेद 84 निर्धारित करता है। पहली, ऐसा व्यक्ति ही में जाएगा, सांसद बनेगा जो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। मतलब अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप संसद में जा नहीं सकते। नागरिकता पर बहुत बड़ी बहस भारत में पिछले गत वर्षों में चली। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसकी वजह से भारत के बहुत सारे नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो गई या नागरिकता खतरे में आ गई, जिसकी वजह से पूरे देश में आंदोलन चालू हो गए। तो बाद में थम गए। वर्तमान समय में हमारा कहने का मतलब है कि यदि जो व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है या जिसके पास नागरिकता का अधिकार नहीं है, वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। प्रजातंत्र में प्रजा को संसद के अंदर जाने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, और नागरिक होने के लिए जो कानून है उसका पालन करना जरूरी है। नागरिक कौन होगा ये तो कानून बताएगा, कौन है ये कानून बताएगा। तो यहाँ पर यह पॉइंट महत्वपूर्ण है कि संसद के अंदर जाने के लिए वह भारत का नागरिक हो। और जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है योग्यता निर्धारित की जाती है, तीसरी अनुसूची के अंदर जो फॉर्मेट दिया गया है शपथ लेने का, प्रतिज्ञा करने का, हस्ताक्षर करने का, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करता है तो वह व्यक्ति जो है संसद का सदस्य होगा। यानी कि जो निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित सदस्य को भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं और जो तीसरी अनुसूची में जो शपथ ग्रहण का फॉर्मेट दिया गया है और जो शपथ लेनी है वह लेता है और अपने हस्ताक्षर करता है, तो वह व्यक्ति जो है संसद का सदस्य की योग्यता धारित करता है। अगर ऐसा नहीं है उसके साथ तो फिर वह अयोग्य हो गया। दूसरी बात है, वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अभी जैसे कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ करके लोकसभा में जाना चाहता है तो उसको कम से कम 25 साल का होना चाहिए। He has to prove that he has completed his 25 years. उसको यह साबित करना होगा कि उसने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। अगर वह 25 वर्ष पूर्ण नहीं किया है तो फिर वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ जो है ये जरूरी है कि वह 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो लोकसभा के लिए। और यदि वह राज्यसभा के अंदर जो है इलेक्शन फाइट करना चाहता है तो कम से कम 30 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। ये जो है संसद के अंदर जाने के लिए आम नागरिकों के लिए एक मापदंड है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसके पास ऐसी अन्य काबिलियत भी होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस निर्मित भी की जाए। ये जो
आर्टिकल 84 गा के अंतर्गत प्रोविजन है, यह संसद को शक्ति देता है कि संसद इस संबंध में प्रजा को जो है पार्लियामेंट के अंदर आने के लिए और जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाना चाहती है, वह टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने के लिए कानून बना ले। और अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो है संसद के अंदर जाने के लिए उसकी योग्यता का पैमाना तय करती है, तो उस पैमाने को भी जो है पूरा करना अनिवार्य है। यानी कि जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, यानी जो गवर्नमेंट है, यानी विधायिका है, उसको यह असीम शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत के नागरिकों के संसद के अंदर प्रवेश करने के लिए योग्यता का, अन्य योग्यताओं का भी निर्धारण वह कर सकती है। अगर ऐसे जैसे कि कई जगह पर ये बातें आ रही हैं, घटनाएं भी हो रही हैं, कई जगह कई स्थान पर कानून भी बन रहे हैं कि यदि जो है किसी परिवार में पुत्र या पुत्रियों की संख्या अमुक संख्या से ज्यादा है, तो उसको जो है सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। या यहाँ पे तो पार्लियामेंट से जुड़ा है, मान लो कि चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चुनाव के लिए अयोग्य होगा। तो अगर इस तरह का कोई कानून बनता है, तो फिर वो व्यक्ति जिसकी फैमिली में जो है, या जो भी कानून बनाया जाता है इन फ्यूचर, मान लीजिए जिसके घर में ये बना दिया जाए कि जिस माता पिता के 2 से अधिक बच्चे होंगे, उनको वोट डालने का राइट नहीं मिल, उनको जो है चुनाव लड़ने का राइट नहीं मिलेगा, तो फिर वो फैमिली चुनाव नहीं लड़ पाएगी। ये कानून है, लॉ इज लॉ। कानून जैसा है वैसा पालन करना पड़ेगा। ये 84 गा के अंदर दिया है, ये असीमित शक्ति है कानून बनाने की। तो ये जो है लोकतंत्र को, यानी प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए जो है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो है इस बिंदु पर विचार करके कानून बनाया भी जा सकता है, और जो है नहीं भी बनाया जा सकता है, पर्याप्त है तो चल रहा है। जैसे आय से अधिक संपत्ति का मामला अगर बना दिया जाए कि भाई जो है इतनी आय से अधिक संपत्ति जिसकी भी होगी वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो नहीं लड़ पाएगा। भाई आर्टिकल 4 कह रहा है कि जो संसद कानून बनाएगी उसका पालन करना पड़ेगा और वह योग्यता का पैमाना होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये आर्टिकल 83 और 84 कंप्लीट होता है। हमारे साथी गण काफी लंबे समय से जो है वेबिनार में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका ज्यादा समय न लेते हुए उन्हें भोजन इत्यादि का भी अवसर प्रदान करते हुए यहीं से अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। साधु साधु बहुत 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 साधुवाद। आपने आज पूजनीय दीननाथ साहब की जयंती पर भी चर्चा की, उसमें आपके द्वारा जो पेट्रोल का उदाहरण जो दिया गया था, मैं समझता हूँ हम सारे वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों ने बखूबी समझा होगा। और आपके द्वारा शिक्षा, सल मंडेला जी कहते थे एजुकेशन इज द वेपन विच यू कैन यूज टू, ऐसे कुछ करके है पूरा, मुझे अभी थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो आपके द्वारा सर समय जो दिया जाता है, क्योंकि इस समय, क्योंकि आपको पढ़ाने के बाद आज मंडे का भी दिन है, आप यूनिवर्सिटी भी गए होंगे और आप हमारे बीच में संविधान जो आर्टिकल 83 और 84 का जो आपने प्रबोधन किया है, इसमें सभी जो भी श्रोतागण हैं, मैं सभी की तरफ से आपका सर
बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, वेलकम करता हूं। और एक मैं डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब ने जो हम सभी को जो निर्देश और आदेश दिए थे वो आप पे सूट करते हैं। मैं उस बात से हमारे डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब ने आदेश दिया था, मेरे समाज के लोगों, जब तुम पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओ, तो कुछ बुद्धि, धन, ज्ञान, हुनर व समय उस समाज को अवश्य देना जिस समाज से आप लोग बिलोंग करते हो, ताल्लुक रखते हो। तो जैसा साहब ने, हमारे अम्बेडकर साहब ने कहा है, और मैं समझता हूँ आप साहब 100% इसको पे बैक टू सोसाइटी के रूप में देते हैं। आप अपना यूनिवर्सिटी में भी अपने काम करने के बाद में भी आप शाम को हमें प्रति सप्ताह सोमवार के दिन चर्चा, आप हमें संविधान की ज्ञान देते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मैं, क्योंकि समय बहुत हो गया, मैं माननीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जो आज जो चर्चा हुई, हमारे प्रोफेसर साहब ने जो भी हमें आर्टिकल के माध्यम से हम सब लोगों को समझाया है, साहब आप अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो 2 मिनट का टाइम आप हमारे बीच में दें। माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। अध्यक्ष जी सुन रहे हैं मेरे को? माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप आए और आज इस जो 2 वेबिनार हुई है उसमें आप 2 मिनट देने का कष्ट करें। मैं समझ रहा हूँ माननीय साहब हमें सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, सोलंकी साहब कुछ कह रहे थे क्या? पर सभ्य सत्ता के लिए तैयार हो जाए और सभी लोग अपना माइक अनम्यूट। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्य भवन्तु सुखिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्य हन्तु सुखिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभ्य भवन्तु सुखिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा